देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का लेकर सस्पेंस कल खत्म हो जाएगा। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल यानी शनिवार को कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी की जाएगी। चुनाव आयोग की ओर से जानकारी दी गई है कि लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कल की जाएगी। चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। आपको बता दें कि मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और उससे पहले नई सरकार के गठन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 8 फरवरी को जारी मतदाता सूची के मुताबिक इस चुनाव में 96 करोड़ 88 लाख मतदाता हिस्सेदारी करेंगे। इनमें 49,72,000 करोड़ पुरुष, 49 करोड़ 72 लाख करोड़ पुरुष और 47 करोड़ 15 लाख करोड़ महिला और 48,000 से ज्यादा अन्य मतदाता हैं। मतदाताओं के लिंग अनुपात 948 है, यानी हर 1000 पुरुष मतदाताओं पर 948 महिला मतदाता है। कुल आबादी है मतदाताओं का प्रतिशत 66.76% है, तो वहीं 1.84 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। वहीं 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या 19.74 करोड़ है। 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 साल से ज्यादा है। इनमें 2 करोड़ 48 लाख 791 मतदाता ऐसे हैं जो 100 की उम्र पार कर चुके हैं। बात पिछले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 10 मार्च 2019 को हुआ था। तब देश में 7 चरण में मतदान हुए थे। 11 अप्रैल को पहले दौर का मतदान हुआ, जबकि 19 मई को 7वें यानी आखिरी दौर की वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। बात यदि मुद्दों की करें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर, धारा 370, 10 सालों का कार्यकाल और विकास, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जाति जनगणना आदि मुद्दे इस बार के लोकसभा चुनाव में छाए रहने वाले हैं। अब लोकसभा चुनाव के बाद देश में सियासी हलचल भी बढ़ जाएगी। हालांकि सभी दल अपने अपने सियासी समीकरण के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, जिस तरह से कल लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लगातार हालांकि चुनावी मोड में हम देख रहे हैं जो सभी पार्टियां वो तो आ चुकी हैं, बस अब चुनाव तारीखों का ऐलान है। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि 7 चरण या 6 चरण ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखिए, ये तो जो जानकारी है कल 3 बजे के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लगातार जो बात हो रही थी कि कब होंगे लोकसभा के चुनाव का ऐलान, कब होगा, कब से आचार संहिता लगेगा, तो कल 3 बजे के बाद ये सारी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी। और अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सीट है, 28 बीजेपी के पास है, एक छिंदवाड़ा जो है वो कांग्रेस के पास है। इस बार बीजेपी लगातार जो है रणनीति बना रही है कि 29 की 29 सीट उसको जीतनी है। और आप देखिए कि कितने दिन पहले बीजेपी ने अपनी लिस्ट, उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा कर दी। पहले लिस्ट में 24, उसके बाद बाकी बचे 5। और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अभी तक केवल 10 उम्मीदवार की लिस्ट की घोषणा हुई है। और अब बीजेपी की अगर हम बात करें, चुनावी रणनीति की बात करें, तो उनका जो चुनाव प्रचार का रथ है वो भी आज से 10 दिन पहले रवाना हो चुका है। हर संभाग में भेजा जा चुका है। जो केंद्र की घोषणाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाई जा रही है। वहां पे पेटी भी रखी गई है, लोगों के सुझाव मांगे जा रहे हैं कि आप अपने सुझाव दें। और लगातार जो इस तरह की जो हम देख रहे हैं गतिविधियां, बीजेपी देखिए एग्रेसिव मोड में है। लगातार हम देख रहे हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस से लगातार नेता जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हर रोज सुबह 10, 11, 12 बजे के बीच में कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम रहे। तो आप ये देखिए, कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। केवल 10 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा हुई है। बीजेपी ने पूरी 29 अपनी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और जो मुद्दे हैं, बार बार यहाँ पे जब हमारी लोगों से बात होती है या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स, उनसे बात होती है तो उनका कहना है बस मोदी मोदी मोदी, केवल मोदी के नाम पे वोट मांगा जाएगा, मोदी की गारंटी पे वोट मांगा जाएगा। और उनका कहना है कि जो राम मंदिर का इशू है, जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का है, उसके बाद जो सीए है, उसके बाद वन नेशन वन, उसके बाद जो जिस तरह की ये जो सारी आर्टिकल 370 जो हटाया गया है वो है, ये सारे इश्यूज जो हैं, 3 तलाक का है, ये सारी जो घोषणाएं हैं, उनका ये मानना है कि इन मुद्दों पे बीजेपी बहुत आगे है और जनता का भरोसा बीजेपी के साथ है।
बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब जिस तरह से कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद ये गहमा-गहमी और बढ़ जाएँगे, आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो जाएँगे और मुद्दे तो लगातार यहाँ पर बीजेपी की तरफ से बताए रहे, उपलब्धियाँ गिनाई जा रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार ने बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। अब रुक करते हैं दिल्ली का, हमारे से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी तनु बालियान। तनु, जिस तरह से कल चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा दोपहर में और 7 चरण में होंगे, 6 चरण में होंगे, कल ये सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा। अब दिल्ली में किस तरह से गहमा-गहमी बढ़ गई है, जो दोनों प्रमुख पार्टी हैं या कांग्रेस को भी शामिल कर लें, तीनों प्रमुख पार्टियों उनके बीच में। आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद जो है वो तारीखों का ऐलान हो जाएगा। साथ ही आचार संहिता भी लग जाएगी और तमाम जो राजनीतिक दल है उनका प्रचार प्रसार का जो दौर होगा वो थम जाएगा और उसके बाद जो विकास कार्य है जो पहले से चल रहे हैं हालांकि वो चलते रहेंगे। और वहीं मैं बात करूं अगर भागीरथ दिल्ली की, तो हम लगातार दिल्ली में प्रदर्शन देख रहे हैं सीएए के खिलाफ और हम जो राजनीतिक दरार है वो भी हम देख रहे हैं कि जो अपना विपक्षी दल है वो लगातार हमलावर हो रहे हैं। वहीं अमित शाह ने भी साफ कर दिया कि सीएए तो हम लागू करके रहेंगे। और वहीं मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जब देश में रोजगार ही नहीं है तो जिनको नागरिकता दी जा रही है उनके लिए रोजगार कहाँ से लाएंगे। तो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, भागीरथ या सीएए वाला हो, और अब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वाला जो मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ है। तो तमाम मुद्दों के बीच में जो विपक्षी है, जो पक्ष जो केंद्र सरकार है और जिस तरीके से हमने देखा कि जो बीजेपी है वो 400 पार का जो है नारा दे रही है कि इस बार एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार की, और साथ ही मोदी की जो गारंटी की बात चल रही है। ऐसे में यहाँ पर अभी भी जो लोग हैं वो बीजेपी से ज्यादा इन्फ्लुएंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी है उसकी एक तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, दूसरा हमने देखा कि इस बार जो है हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की गई। जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ तो जो हिंदू है उसमें एक लहर देखने को मिली बीजेपी की। और वही जो विपक्षी है वो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी कोई गारंटी नहीं है। ग्राउंड पे वो बात करते हैं तो कहते हैं कि बीजेपी ने काम ही नहीं किया, 10 साल में उनके पास काम ही नहीं है करने के लिए, इसीलिए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया, अब सीएए का मुद्दा उठा दिया। तो लगातार जो है वो पक्ष और विपक्ष का जो तकरार है वो सामने आ रही है। वहीं हमने ममता बनर्जी को भी देखा कि वो भी सीएए का जो विरोध है वो लगातार बिल्कुल हुई नजर आ बिल्कुल रही है। तो बिल्कुल, अगर दिल्ली की स्थिति की बात करें, भले विधानसभा में यहाँ पर केजरीवाल की पार्टी लगातार जीतती आई है, भारी बहुमत से जीतती है, लेकिन लोकसभा की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी हमेशा परचम फहराती आई है और सातों की सातों लोकसभा सीट जीत रही है। अब रुक करते हैं ग्वालियर का, हमारे साथ जुड़े वहां पर ब्यूरो चीफ ग्वालियर से अरविंद सिंह चौहान। अरविंद जी, ग्वालियर बात कर लें, ग्वालियर भी यहाँ पर लगातार, अगर कहते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति की बात कर लें तो ग्वालियर की राजनीति बड़ी यहाँ पर पेचीदा रहती है और यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता हैं, चाहे बीजेपी कांग्रेस की बात कर लें, बड़े बड़े नेता यहाँ पर जोर आजमाइश करते हैं। आप ग्वालियर की अगर बात कर लें, किस तरह से एक राजनीतिक समीकरण वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे बीजेपी या कांग्रेस की बात कर लें, क्योंकि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटे बाद चुनाव का संक्रांत हो जाएगा और लोकसभा चुनाव संपन्न होने की स्थिति में होंगे। क्योंकि कल जब ये लोकसभा चुनाव का जब कह सकते हैं आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, इसके बाद स्पष्ट होगा कि कितने चरणों में चुनाव होंगे। बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, थोड़ा सा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में फ़र्क होता है। ये लोकसभा चुनाव थोड़ा सा साइलेंट मोड में होता है, लेकिन दोनों दलों की अपनी अपनी कोशिश रहेगी। आप देखेंगे पूरा सिनेरियो उठा के तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो ही प्रमुख दल हैं पूरे देश में जो बिल्कुल मुख्य चुनावी मैदान में है। हालांकि जो भी छोटे राजनीतिक दल हैं वो दूसरे दलों में समाहित हो गए हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। देखना यह होगा कि जो कांग्रेस की चिंता है और भाजपा की चिंता है, भाजपा की चिंता यह है कि इस बार जो उनका वोट प्रतिशत है वो उनका कहना यह है कि हमें इस बार 51% से ऊपर जाना है। तो वहीं कांग्रेस की चिंता यह है कि जो बराबर उनका जो वोट बैंक खिसक कर नीचे की स्थिति में आ रहा है वो उसे मेंटेन किया जाए। ज़्यादा अंतर नहीं है। अब आप देखेंगे कि पूरी, अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे या 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें आप देखेंगे 5.5-6% सिर्फ वोटों का अंतर रहा था, ज़्यादा अंतर नहीं रहा था। तो सबसे बड़ी चिंता यही है, चूँकि वोटों का अंतर बहुत कम है लेकिन सीटों का अंतर बहुत ज़्यादा है। आप इस बात को समझिएगा, और जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कांग्रेस ज़्यादा पीछे नहीं है,
5, 5.5, 6% का वोट शेयर का अंतर है। और अगर ये अंतर बढ़ता है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस को नुकसान होगा और भाजपा को फायदा होगा। भाजपा की हमेशा सूझबूझ यही रही है कि उसने बराबर कह सकते हैं कि तिनके से लेकर ताज का सफर तय किया है। 2% से वोट शेयर से उठकर वो इस समय 46-45 वोट शेयर पर पहुंची है। तो वहीं जो कांग्रेस का वोट शेयर था 60% से घटते आज 40% पे आ गया है। तो दोनों दलों की अपनी अपनी चिंताएं हैं। दोनों दल बराबर पूरी सूझबूझ के साथ चुनावी मैदान में है। और इस बार आप साफ तौर पर देखेंगे जिस तरीके से कांग्रेस सूझबूझ करके चुनावी का जो गठबंधन है या जो इंडिया के साथ जो इंडिया गठबंधन है उसके तहत उन्होंने जो जिस तरीके से अपने पत्ते खोले, आप देख खजुराहो की बात कर ले अगर मध्य प्रदेश में, तो अभी एक समाजवादी पार्टी को जो सीट दी गई है उसमें अभी तक प्रत्याशी तय नहीं हुआ है। उसका साफ कारण यह है कोई बड़ा नाम लेके आने वाले। तो वहीं आप देखेंगे दूसरा पूरे अगर चंबल अंचल की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस ने एक टिकट अभी जारी किया है जो वर्तमान विधायक है फूल सिंह बरैया को भिंड और दतिया लोकसभा सीट से, वो काफी अहम टिकट माना जा रहा है और टक्कर देने वाली स्थिति है। तो साफ तौर पर कांग्रेस भी बड़ा सूझबूझ के काम कर रही है। तो भी भाजपा ने अपने सारे पत्ते ओपन कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ही टिकट फाइनल किए हैं। लेकिन बस ये है देखना यह है कि कांग्रेस टिकट किसे देती है, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव है वो फेस पे तो होते ही होता है, साथ में दलों पर भी होता है। और चुनाव का प्रबंधन कहीं ना कहीं एक अलग प्रकार से किया जाता है, क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में व्यक्ति विशेष के लिए बहुत कम अंतर होता है। क्योंकि बिल्कुल अरविंद, देखना होगा कि जब पूरे टिकट यहाँ पर कांग्रेस सामने लेकर आ जाएगी, सबकी जो उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, उसके बाद देखना होगा। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी 28 ऑलरेडी जीती हुई है, 29 में से 28, और इस बार बीजेपी 29 में से 29 सीटें जीतना चाहती है। तो बीजेपी अपना किला बचा पाती है और खासकर छिंदवाड़ा भी भेद पाती, ये देखने वाली बात होगी। अब सीधे रुक करते हैं मुंबई का, हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं ब्यूरो चीफ मुंबई से राहुल पुजारी। राहुल, महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें, बहुत सारे दल बन गए हैं यहाँ पर। पिछले बार शिवसेना जो उद्धव ठाकरे थे वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। इस बार शिवसेना तो बीजेपी के साथ है लेकिन उद्धव ठाकरे साथ नहीं। इस बार उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी में। इस बार मुझे लग रहा है अगर पूरे हम राज्यों की बात कर लें तो सबसे पेचीदा राजनीति इस बार महाराष्ट्र की लग रही है। जी मैं बता दूं, जिस तरह से खिचड़ी पकी है ना महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र दूसरा राज्य आता है 48 सीट है। अगर यूपी के बाद देखा जाए तो कोई भी अगर राज्य है तो सबसे बड़ी लोकसभा सीट अगर आती है तो 48 सीट महाराष्ट्र से ही आती है। और जिस तरह से चुनाव आयोग के शंखनाद करने वाले, घोषणा करने वाले चुनाव की तारीखों को, तो उसको देखते कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति बहुत गर्मा गई है। और आप सत्ता पक्ष की बात कर अभी दोनों में सीट बंटवारे को लेकर कलेश जारी है, जबकि बीजेपी ने अपने 20 लोकसभा सीट के उतार दिए। लेकिन अभी भी 28 सीट ऐसी है जिसपे अभी कोई भी विचारधारा एक नहीं है। जहाँ एनसीपी की अजित पवार को ले ले, शिवसेना ले ले, तो में चुनाव है कि हम तेरे पे डलेंगे। लेकिन बीजेपी अभी बड़े भाई की भूमिका निभा रही है, लेकिन निभाने में असमर्थ हो रही है। वही अगर विपक्ष की बात करें तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो अपनी मांग में अड़ी हुई है। और इधर देखे शरद पवार अपनी यह मांग रहे हैं। कांग्रेस 18 सीट पर लड़ने के लिए, और साउथ की मुंबई साउथ की बात कर लेना भाजपा की, तो वो घोषित हो पाई है और न 70 तो बात करें पूरा मिला के, जब महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो बीजेपी के में नाक में दम कर देगा और सीट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। बिल्कुल कहां से बिल्कुल राहुल, क्योंकि यहाँ पर इस बार बीजेपी को शिवसेना जो शिंदे गुट है वो उनको भी उनके साथ भी सीट बंटवारा करना है, और अजित पवार जो कि एनसीपी गुट है उसके साथ भी सीट बंटवारा करना। देखना होगा कि कितने मुश्किलों से सीट बंटवारा हो पाता है, और क्या बीजेपी पिछले बार जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी थी उतनी सीटों पर चुनाव लड़ पाती, ये वाकई देखने वाली बात होगी। इस बार पर अब रुक करते हैं देहरादून का, हमारे साथ जुड़े वहां से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, देहरादून की अगर बात कर लें या पूरे उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो पूरे उत्तराखंड में बीजेपी की तरफ से सभी नाम घोषित कर दिए गए हैं जो 5 लोकसभा सीट हैं। अब इन नामों के ऐलान के बाद कल तारीखों का ऐलान भी हो जाएगा। किस तरह से रणनीति वहां पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है, और इसमें कोई शक नहीं बीजेपी को वहां पर एज है, लेकिन जो पिछले बार बीजेपी को फायदा हुआ था, क्या इस फायदे को या उस सीटों को बीजेपी इस बार बरकरार रख पाएगी और 370 का जो टारगेट है उसमें उत्तराखंड एक बड़ी अहम भूमिका निभाएगा? तरीके से, क्योंकि अभी यहाँ पर जो है यहाँ पे से खबर आ रही है कि आचार संहिता लग जाएगी और अधिसूचना जारी हो जाएगा। तो लेकिन मगर यहाँ पे अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने जिस तरीके से अपने भाजपा को उतारा था, पहले नामों की घोषणा की, और लगातार यहाँ पे जो प्रत्याशी है वो अपने अपने क्षेत्रों में वो कार्य रणनीति के तहत
आम जनमानस के बीच में जा रहे हैं। और बात करें हरिद्वार सीट की, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आज उनका जो है वो यहाँ पर रोड शो भी है, हैदराबाद से लेके गोईवाला क्षेत्र तक, तो आज रोड शो भी करेंगे। और खास करके बात करें जनता का जिस तरीके से सभी क्षेत्रों में रोड शो कर रहे हैं, आज जनमानस से मिल रहे हैं, आभासी योजना के लोगों के साथ उनके साथ बात कर रहे हैं। और खास करके उसका जो नारा था 3,30,00,000 किस तरीके से तब्दील किया जाए, इसकी पूरी रणनीति जो है वो यहाँ पे बनाई जा रही है। और विपक्ष की बात करें भागीरथ, तो विपक्ष के साथ साथ यहाँ पे अभी देखा जाए तो उन्होंने 2 सीटों पे यहाँ पे अभी घोषणा तक नहीं की है। और बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है कि आज विपक्ष की यह हालत हो गई है कि उनको अपने प्रत्याशी ढूंढने पड़ रहे हैं और उनको प्रत्याशियों के यहाँ पे लाले पड़े हुए हैं। जी भागीरथ। बिल्कुल अवनीश जी, और बाकी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के लिए, क्योंकि पिछले बार जो उपलब्धि यहाँ से हासिल की थी बीजेपी ने, उसको दोहराना होगा और पुष्कर सिंह धामी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी देखना होगा कि जो इस बार 370 का टारगेट है उसमें उत्तराखंड कितना सहयोग प्रदान करता है। अब रुक कर तो उत्तर प्रदेश का हमारे साथ वहां से एक बार फिर से जुड़ गए स्टेट हेड यूपी वंदना रावत। वंदना, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल। मतलब जिस तरह से सबसे बड़ा राज्य है और अगर केंद्र में अगर बीजेपी को फिर से सरकार बनानी है, 370 का अगर टारगेट पूरा करना है तो उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार गठबंधन भी तैयार हो गया है, इंडिया गठबंधन, सपा और कांग्रेस के बीच में सीट बंटवारा हो गया। हालांकि बीजेपी ने यहां पर स्थिति अपनी मजबूत की, आरएलडी को भी शामिल कर लिया है, ओम प्रकाश राजभर को भी शामिल कर लिया है। कल चुनाव की घोषणा हो जाएगी, बीजेपी का जो टारगेट है कितना पूरा कर रहा है, उसमें कितना सहयोग करेगा इस बार उत्तर प्रदेश। देखिए भगीरथ, अगर दिल्ली जाना है तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पे लोकसभा की 80 सीटें हैं। अब इस 80 सीटों पर चाहे विपक्ष हो चाहे अपक्ष हो, इन सबकी नजर जो है, सभी पार्टियां हैं, सबकी नजर उत्तर प्रदेश की सीट पर है। अगर हम 2019 की बात की जाए तो 63 सीटें 2019 में, अगर लोकसभा की, उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 63 सीटों पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, जबकि 10 सीटें बीएसपी को गई थी और 5 सीटें सपा को गई थी, बाकी अन्य दलों को गई थी। अब रही बात 2024, क्योंकि 2024 अहम चुनाव है, सबकी नजर इस पर टिकी है। एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अपनी जोर लगा के, हर तरीके से ताकत लगा के ये 80 सीटें जीतना चाहती है, दावा कर रहे हैं, 80 का लक्ष्य रखा है। तो वही दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात की जाए तो ये जो यूपी के जो 2 लड़के हैं, एक बार 2017 में दिखाई दिए थे, अब एक बार फिर से 2024 में दिखाई देंगे। अब ये दोनों जो यूपी के लड़के हैं, ये 2024 में कितना असर होगा इनका साथ होने का, गठबंधन का चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, ये फिलहाल चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगा। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी है ये 365 दिन चुनाव लड़ती है, इसका एक दिन भी खाली नहीं जाता है। लगातार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है दौरे कर रहे हैं, उनका एक राउंड हो चुका है, जनवरी महीने से ही उन्होंने दौरे करने शुरू कर दिए थे। दौरे करके तमाम जिलों को सौगातें दे रहे हैं, उन्होंने बौछार कर दिए है, होली पर तमाम गिफ्ट बांट दिए हैं, इतनी घोषणाएं कर दी है कि आने वाले कई सालों का उन्होंने कोटा पूरा कर दिया। इतना ही नहीं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केवल जाके दौरे नहीं कर रहे, जमीनी स्तर पे उतर के उनके मंत्री, उनके जो पदाधिकारी है, जहाँ जाके जो उनकी योजनाएं हैं, उनका फोकस है, जो उनकी योजनाएं लोगों तक पहुंचाना, उसके बारे में बताना, उनको क्या लाभ मिल रहे हैं, जो योजनाएं चलाई गई है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे सौभाग्य योजना हो, मातृ वंदना योजना हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। उनका ये कार्य है कि जमीनी स्तर पर जाके वो गाँव-गाँव, चाहे वो हो चाहे उनके मंत्री हो, सभी लोग उनके पदाधिकारी। समय कम है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, आपको क्या लग रहा है पीडीए का असर वहां पर दिखाई दे रहा है? विपक्षी पार्टी इससे फायदे में रहेगी? देखिए, ये जो पीडीए है या फिर इनका गठबंधन है, ये गठबंधन बहुत मुश्किल से, पहले तो गठबंधन ही इनको सहारा था, क्योंकि कांग्रेस जो है हमेशा से 17वीं बार लोकसभा चुनाव हो रहा है और हमेशा आप 8 बार, आधी बार अगर बात की जाए तो हमेशा जो कांग्रेस है वो 40 में सिमट के रह जाती है, कभी 50 तक नहीं पहुंचती। तो अब एक जो सहारा है इनका पीडीए का, गठबंधन करके किसी तरीके से ये एक इंडिया गठबंधन इन्होंने बनाया है। लेकिन अब देखिए क्या किस तरीके से ये आगे जमीनी स्तर पर काम करते हैं, या इनका गठबंधन पीडीए को उनको सहारा मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर 2024 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस स्तर से काम कर रही है, तो ये जो इनका गठबंधन है 2019 की तरह फेल होता नजर आ रहा है। बिल्कुल बंदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुक्ता जी आपका शुक्रिया, तनु बालियान, अरविंद सिंह जी, राहुल पुजारी जी और अवनीश गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से अब कल चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाएगा,
हालांकि पहले से अगर हम देख रहे हैं, कुछ महीने पहले से ही खासकर बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार रणनीति बन रही। इंडिया गठबंधन भी कहीं कहीं राज्यों में वहां पर सफल रहा है अपनी सीट शेयरिंग को लेकर। और हालांकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी को थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी को थोड़ा सा वहां पर मुश्किल जरूर होगी, क्योंकि पिछली बार सिर्फ शिवसेना के साथ सीट शेयरिंग करनी थी। इस बार एनसीपी गुट भी है अजित पवार का, तो देखना होगा किस तरह से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग होती है। और जो बीजेपी ने टारगेट रखा है 370 का, कैसे बीजेपी इस बार इस टारगेट को पूरा करती है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन, जिसको बीजेपी अक्सर इंडी गठबंधन कहती है, वो उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को इस बार 100 का आंकड़ा भी पार नहीं करने देंगे। तो देखना होगा इस बार लोकसभा चुनाव के जब रिजल्ट आते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है और फिर से किसकी सरकार बनती है। लेकिन कल चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हो जाएगा।